नमस्कार। संप्रेषण कौशल के अंतर्गत पहले वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण की परिभाषा, अर्थ एवं इसके तत्वों के विषय में जानकारी प्रदान की थी और द्वितीय वीडियो में मैंने संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों के विषय में आपको बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको संप्रेषण में आने वाली बाधाओं एवं प्रभावी संप्रेषण में ध्यान देने योग्य बिंदुओं के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं इस प्रकार हैं। पहली है शोर, दूसरी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, तीसरी ध्यान न होना, चौथी भाषा अंतर, पांचवी दूरी, छठी उचित माध्यम का अभाव और सातवीं श्रवण यंत्र में दोष। बात करते हैं हम पहली बाधा शोर की। तो मान लो कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और पास में ही वेल्डिंग का काम चल रहा है, बहुत अधिक तीव्र ध्वनि कक्षा में आ रही है, तो विद्यार्थियों तक अध्यापक की आवाज़ संप्रेषित नहीं हो पाएगी, फलस्वरूप संप्रेषण नहीं हो पाएगा। दूसरी बाधा है शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना। मान लो किसी विद्यार्थी के सिर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है और कक्षा में अध्यापक बहुत रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा रहा है और बहुत ही रुचिपूर्ण प्रकरण पढ़ा रहा है, फिर भी उस विद्यार्थी को कुछ भी सुनाई नहीं दे पाएगा। उसका सारा ध्यान अपने सिर दर्द की पीड़ा पर ही केंद्रित रहेगा, इसलिए संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तीसरा बिंदु है ध्यान न होना। ध्यान न होने से भी हम किसी की बात नहीं सुन पाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा है और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो सामान्य तौर पर हम उसे कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मैं नहीं सुन पाएगा। कई बार घर में कुकर की सीटियां बजती रहती है और फिर एकदम से हमारा ध्यान जाता है कि भाई कुकर की सीटी बजी या नहीं बजी। अरे भाई, फिर हम किसी से पूछते हैं कि भाई कुकर की सीटी बज गई क्या, कितनी बज गई। तो ये ध्यान न होने के कारण ही होता है। हम सामान्य तौर पर कहते ये है कि हम कान से सुनते हैं। हाँ, कान से सुनते हैं, लेकिन यदि ध्यान हमारा कहीं और है तो ये कान किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि कान तो वहीं थे। फिर भी कुकर की सीटियाँ क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि ध्यान नहीं था। इसलिए ध्यान होना आवश्यक है संप्रेषण के लिए। तीसरी बाधा है भाषा अंतर। मान लो कोई अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है और वह हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता है, तो उस तक उसकी बात संप्रेषित नहीं हो पाएगी, वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा और संप्रेषण नहीं हो पाएगा। पांचवा बिंदु है दूरी। मान लो कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उस तक संवाददाता अपना संवाद संप्रेषित करना चाहता है, तो अत्यधिक दूरी के कारण उस तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी और संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। छठा बिंदु है उचित माध्यम का अभाव। यदि माध्यम उचित नहीं है तब भी बात संप्रेषित नहीं हो पाती है संवाददाताओं तक। संवाददाता की बात संवाद प्राप्तकर्ता तक संप्रेषित नहीं हो पाएगी। मान लो एक बड़ा सारा हॉल है और उसमें 400 बच्चे बैठे हुए हैं और संवाददाता बिना माइक के ही बोल रहा है, तो आगे की कुछ पंक्तियों में तो उसकी आवाज़ ठीक प्रकार से सुनाई दे पाएगी और पीछे की पंक्तियों में जो विद्यार्थी बैठे हैं उन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, फलस्वरूप संप्रेषण नहीं हो पाएगा। यदि वह माइक में बोलेगा तो सब तक उसकी आवाज़ ठीक प्रकार से संप्रेषित हो पाएगी और संप्रेषण ठीक प्रकार से हो पाएगा। सातवीं बाधा है श्रवण यंत्र में दोष। हमारे श्रवण यंत्र हमारे कान है। यदि कान में किसी तरीके की विकृति उत्पन्न हो गई है, सुनना बंद हो गया है और ऐसे व्यक्ति को कोई जना समझाने का प्रयत्न करेगा तो उसको सुनाई ही नहीं देगी, तो वो समझेगा कैसे? तो फिर संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो ये थी संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। और अब हम बात करते हैं प्रभावी संप्रेषण में ध्यान देने योग्य बिंदुओं की।
पहला बिंदु है संप्रेषण में भाषा सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि संवाददाता को क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि संवाद प्राप्तकर्ताओं का क्या स्तर है, वो कैसी भाषा समझने में सक्षम है, उस भाषा का प्रयोग संवाददाता को करना चाहिए, तभी उनके पास में संवाद संप्रेषित हो सकेगा। इसके अलावा स्पष्टता का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बात बोली जाए वो स्पष्टता पूर्वक बोली जाए, तभी वो ठीक प्रकार से सुन पाएंगे और उन तक संवाद पहुंच पाएगा। दूसरा बिंदु है संप्रेषण का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यह संवाददाता एवं संवाद प्राप्तकर्ता दोनों की समझ में साफ साफ आना चाहिए, यानी कि संवाददाता है उसको किसी भी बात को कहने से पहले उसका उद्देश्य स्वयं में अपने आप को पहले समझ लेना चाहिए और उस उद्देश्य से संवाद प्राप्तकर्ता को अवगत करा देना चाहिए। यदि संवाद प्राप्तकर्ता को संवाद का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा तो वह फिर सुनने के लिए तैयार हो जाएगा और ठीक प्रकार से संवाद संप्रेषित हो सकेगा और संप्रेषण ठीक प्रकार से हो सकेगा। तीसरा बिंदु है नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ आदि इंद्रियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। मान लो फूलों की खुशबू का ज्ञान अध्यापक को कराना है और फूल है ही नहीं, तो विद्यार्थियों को कैसे ज्ञान कराएगा? बहुत ज़्यादा वर्णन करने से या कुछ भी करने से उसकी खुशबू का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक कक्षा में फूलों को लेकर आए और गुलाब का फूल सूंघाकर उसकी खुशबू का अनुभव उनको कराएं, उनकी महसूस कराएं कि गुलाब के फूल की खुशबू ऐसी होती है। चंपा का फूल सूंघाकर उनको महसूस कराए कि चंपा के फूलों की खुशबू ऐसी होती है। तो यहाँ पर नाक का प्रयोग होगा। जहाँ कोई सुनकर बात समझाने की है तो वहाँ पर कोई ऑडियो क्लिप तैयार करके या बोल कर जैसे भी आसानी से कोई बात समझाई जा सकती है उस तरीके से समझाई जानी चाहिए। इसी तरीके से कोई विषय वस्तु ऐसी है जिसका चित्र दिखाकर जिसको समझाया जा सकता है या उसका मॉडल दिखाकर उसके बारे में बताया जा सकता है, तो चित्र या मॉडल या पीपीटी तैयार करके उसके माध्यम से या OHP प्रोजेक्टर की सहायता से उसका चित्र दिखाकर या कोई मॉडल प्रस्तुत करके बात को समझाया जा सकता है तो आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लो किसी वस्तु की कठोरता, कोमलता इनका अनुभव कराना हो तो वो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में लाकर और फिर उसका स्पर्श बच्चों को कराना चाहिए कि देखिए कठोर वस्तु है और कठोर वस्तु ऐसी होती है। इसी तरीके से मुलायम वस्तु या कोमल वस्तु के स्पर्श करा के बताया जाना चाहिए कि कोमल वस्तु ऐसी होती है। तो इस तरीके से कठोरता और कोमलता का ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। और फिर मान लो कोई स्वाद का ज्ञान कराना है तो विभिन्न वस्तुओं का स्वाद चखाकर उसका ज्ञान कराना चाहिए कि खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है, नमकीन कैसा होता है। तो यहाँ पर जिह्वा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आवश्यकता अनुसार विभिन्न इंद्रियों का प्रयोग संप्रेषण के दौरान करना चाहिए, तब संप्रेषण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से पूर्ण हो सकेगी। चौथा बिंदु है प्रसंगानुकूल उचित हाव भाव का प्रदर्शन भी विषय की स्पष्टता के लिए किया जाना चाहिए। मान लो कोई वीर रस की कविता के विषय में बता रहा है, पढ़ा रहा है अध्यापक और भाव एकदम उदासी के चेहरे पर है, तो फिर विद्यार्थियों तक वो बात ठीक प्रकार से संप्रेषित नहीं हो पाएगी, उसके भाव ठीक प्रकार से संप्रेषित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अध्यापक के मुख पर वीरता के भाव झलकने चाहिए। पांचवा बिंदु है प्रदर्शन एवं प्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम से भी संप्रेषण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि हम प्रदर्शन की बात करें तो मान लो अध्यापक को पुष्प की संरचना के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना है तो पुष्प को कक्षा में ले जाया जाना चाहिए और उसके विभिन्न भागों को दिखाते हुए उसके विभिन्न भागों की जानकारी विद्यार्थियों को करानी चाहिए। यदि अध्यापक बिना पुष्प के ही उसका वर्णन करके उनको बताना चाहेगा तो विद्यार्थियों के समझ में
कुछ भी नहीं आ पाएगा और संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से प्रत्यक्ष क्रिया की यदि बात करें तो मान लो चलती शब्द का अर्थ बताना है तो अध्यापक चलकर बता सकता है। खादती शब्द का अर्थ बताना है तो खाने की क्रिया करके उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। छठा बिंदु है संप्रेषण के दौरान आवश्यकता अनुसार वाणी में उतार चढ़ाव भी लाना चाहिए। कोई भी विषय वस्तु होती है उसमें विभिन्न तरह के भाव होते हैं, वीरता के होते हैं, रौद्र के होते हैं, दैन्यता के होते हैं। तो उसी के अनुरूप वाणी में उतार चढ़ाव लाते हुए बात को विद्यार्थियों तक संप्रेषित किया जाना चाहिए। तब संप्रेषण प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित हो सकेगा और विद्यार्थी उसका अर्थ समझ पाएंगे। सातवां बिंदु है संप्रेषण में बोलने की गति न अधिक तीव्र और न अधिक मंद होनी चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलता है तो उसकी बात दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है और हम कहते हैं कि भाई आप तो इतनी जल्दी जल्दी बोल गए कि मैं समझ ही नहीं पाया, थोड़ा धीरे बोलिए। तो ये बात हम महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी कोई बोलता है तो उसकी बात समझ में नहीं आती है। तो इसलिए अध्यापक को थोड़ा धीरे बोलना चाहिए और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक धीमी गति से भी नहीं बोलना चाहिए कि एक वाक्य बोला और फिर रुक गया, फिर दूसरा वाक्य बोला और फिर रुक गया और फिर तीसरा वाक्य बोला। इस तरीके से रुक रुक के बोलने से भी विद्यार्थियों को बोरियत अनुभव होने लगती है और उसको विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि भाई पहले क्या बोला और बाद में क्या बोला। उसको जोड़ने में ही उनको इतनी कठिनाई अनुभव होने लग जाती है कि वो बात को समझ ही नहीं पाते। तो इस कारण से संप्रेषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए वाणी को मध्यम गति से बोलना चाहिए। संप्रेषण के दौरान मध्यम गति का प्रयोग बोलने में करना चाहिए जिससे कि बात ठीक प्रकार से संवाद प्राप्तकर्ता के पास में पहुंच सके और संप्रेषण ठीक प्रकार से हो सके। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में संप्रेषण में आने वाली बाधाओं एवं प्रभावी संप्रेषण में ध्यान देने योग्य बिंदुओं के विषय में बताया। एक बार मैं आपको बता दूं कि इस संप्रेषण कौशल के इस प्रकरण के अंतर्गत पहले वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण की परिभाषा, अर्थ एवं इसके तत्वों के विषय में बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण के प्रकारों के विषय में बताया था। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण में आने वाली बाधाओं एवं प्रभावी संप्रेषण में ध्यान देने योग्य बिंदुओं के विषय में जानकारी प्रदान की है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।